हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेशन के अंदर हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में और बातें सीखेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो एक ऐसा टॉपिक है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू गाइस, क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है कि यू आर लर्निंग दिस चैप्टर फ्रॉम अ वेरी यंग एज, इजंट इट? तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा चैप्टर है विच यू आर लर्निंग फ्रॉम क्लास 11। चाहे कोई से भी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई बोर्ड हो या आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, हर बोर्ड के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 11th क्लास अकाउंटिंग के सिलेबस में अलग स्पेशल जगह मिली है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ टॉपिक विच यू आर लर्निंग फ्रॉम वेरी वेरी यंग एज। सो इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ये आपसे वो उम्मीदें रखता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आप ऑलरेडी एक प्रो हैं। तो डोंट एक्सपेक्ट सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, ओके? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स से क्वेश्चन तो आएंगे बट बेसिक क्वेश्चंस नहीं होंगे, ओके? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जो टॉपिक आपने, जो कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी लर्न किए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स वही हैं, बट उन कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस जो हैं वो अब नाउ हैज बीन अपग्रेडेड टू अ प्रो लेवल, टू अ लेवल which you have to basically get in your study by doing hard work or smart work as per your choice, by following our classes, by being consistent in your studies, okay? तो आपको पहले तो एक बात याद रखनी है, most of the students thinks that bills of exchange is an old chapter and we know more or less about it, so we can skip it. No, you cannot skip this chapter because this chapter holds a special place in your examination, because institute has some expectation from you रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। तो आपको एक बात याद रखनी है अच्छी तरीके से, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अच्छे से निपटा लो। अगर अच्छे से निपटा लोगे तो आपके लिए ही ये बेहतरी और अच्छे मार्क्स का एक सोर्स बनेगा, और इतना टफ है भी नहीं। एज यू नो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर basically present in your syllabus. So this chapter we cannot skip due to it is easy and more scoring. So for these two factors, let's jump into the concepts that we have left from class 1. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नाउ टर्म्स इन दिस चैप्टर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द टर्म्स प्रेजेंट इन दिस चैप्टर, बट फॉर एन more basically polishing of these concepts, we have two more concept remaining to learn. First is noting charges, second discounting charges. So let me basically tell you something about noting charges first, then the discounting charges. तो मान लो पहली बात तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने मिस्टर वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसको हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोल रहे हैं, ओके? मिस्टर वाई इज अ कस्टमर एंड ही इज अ सेलर। तो एज यू नो, सेलर इज अ राइटर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सप्लायर इज अ राइटर, तो ही इज अ ड्रॉअर, ओके? एंड ही इज अ एक्सेप्टर, हेंस ही इज अ ड्रॉई। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि सर 3 महीने बाद आप मुझे पैसे देना 1000 रुपए। इसने भी बोला हाँ जी सर, 1000 रुपए मैं आपको 3 महीने बाद दे दूंगा। जब वो 3 महीने बाद की डेट आई, पर्टिकुलर डेट, और ये पैसे मांगने गए, तो इन्होंने क्या कर दिया ना, इन्होंने पैसे देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ही हैज डिक्लाइंड द पेमेंट। आपको मैंने बताया कि एक वादा है, कसम है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन लीगल टर्म्स। तो आपको ये बात भी समझ में आती होगी कि लीगल टर्म्स के बावजूद भी कुछ लोग इतने बेशरम और इतने ज्यादा, मैं क्या बोलूं उनके लिए, क्या अच्छे अच्छे शब्द में यूज करूं आपके साथ में, यू ऑलरेडी नो द बेटर वर्ड्स फॉर देम। तो वो इसके बाद भी आपकी जो डील है, आपका जो पूरा ट्रस्ट है, वो ब्रेक करते हैं। इवन दो इट इज अ लीगल थिंग, वो उसके बाद भी ब्रेक करते हैं। तो अगर उन्होंने डेट ऑन द डेट ये पैसा देने से मना कर दिया, देन व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू मी एज अ ड्रॉअर टू रिकवर माय अमाउंट फ्रॉम सच ड्रॉइंग? तो वैसे बेसिकली तो बहुत सारे तरीके हैं विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इनटू दिस चैप्टर, बट एज ऑफ नाउ वी आर डिस्कसिंग वन फैक्टर विच इज दैट कि ड्रॉई ने पैसा देना मना कर दिया है। तो ड्रॉअर ने जब पैसा मांगा ड्रॉई से, तो ड्रॉई ने पैसे देने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। he has declined the payment, he has declined the payment. So as he has declined the payment, now what are the options available to the drawer as in the case? तो ये क्या कर सकता है ड्रॉअर? अब आपको पता है जैसे भी कोई पैसा देने से मना कर देता है आपको, लीगल टर्म्स में हम लोग उस चीज का क्या करते हैं, वी go to court and we file a case upon the party who is declined the payment। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए हम लोग केस करते हैं अंडर व्हाट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हम लोग एक तरीके से केस करते हैं, केस की फाइल बनवाते हैं। तो आप सभी को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी केस
फाइल अ सूट अपॉन समबडी ऑन अ थर्ड पार्टी, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो इसलिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो इसने डिक्लाइन किया है, इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं इस चैप्टर में, डिसऑनर। डिसऑनर को बोलते हैं बेइज्जती करना हिंदी में। तो बेसिकली जब इन्होंने इससे पैसे मांगे तो उन्होंने इसकी क्या कर दी, बेइज्जती कर दी और पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो ये हो गया डिसऑनर। डिक्लाइन नहीं शब्द यूज करेंगे आप, डिसऑनर यूज करेंगे। तो व्हेन द चेक हैज बीन डिसऑनर्ड, ये चेक हो या बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। मैंने आपको बताया था बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह आप चेक ने ले ली है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा 3 महीने बाद भी पार्टी नहीं देती, विच इज द स्पेसिफाइड डेट ऑन विच ही हैज टू पे, विच वाज म्यूचुअली डिसाइडेड, it was mutually decided that the party would pay after 3 months a sum of 1,000 rupees and he has signed the bill, okay। बट अभी वो देने से मना कर रही है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसऑनर होने के बाद बिल को हम लोग क्या करेंगे, नेगोशिएबल एक्ट के अंदर एक केस सूट करेंगे, सूट फाइल करेंगे। और इस चीज के लिए हम लोग एक पर्सन के पास जाएंगे जिसे बोलते हैं नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या करेगा, वो बताएगा, वो इस चीज को स्पेसिफाई करेगा, इस चीज को वेरीफाई करेगा, इस चीज को बेसिकली सर्टिफाई करेगा, आप कुछ भी बोल सकते हो तीनों टर्म्स में से, कि यस दिस ऑनर हैज टेकन प्लेस। तो क्या हुआ बेसिकली, एक्स ने वाई के साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया था, साइन करके वाई ने एक्स को दे दिया था। एक्स ने जब उससे पैसे मांगे 3 महीने बाद, तो वाई ने वो पैसे देने से मना कर दिया। अब एक्स के पास क्या रेमेडियल ऑप्शन अवेलेबल है, तो रेमेडियल ऑप्शन अवेलेबल है कि वो उसके ऊपर केस करे अपनी रिकवरी के लिए। तो जब उसने केस किया, तो कोर्ट को ये जानना बहुत जरूरी है कि सही में डिसऑनर हुआ भी है या नहीं। तो डिसऑनर हुआ भी है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास। कौन जाएगा, एक्स जाएगा नोटरी पब्लिक के पास, और नोटरी पब्लिक से उसकी एक स्टैंप लगवा लेगा अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। जब वो स्टैंप लगा देगा, तो हाँ, ये एक सर्टिफाइड हो जाएगा कि आपका जो बिल है वो डिसऑनर हुआ है। और इस चीज के फ्री में तो वो काम करेगा नहीं, कोई भी लॉयर या कोई भी एडवोकेट या कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, विच आर प्रोफेशनल हिज फील्ड, वो कोई भी सर्टिफिकेशन के पैसे तो आपसे चार्ज करेगा एज इस चार्जेस। तो इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। आपको याद रखना है आपसे क्या बोलते हैं इसको, नोटिंग चार्जेस। सर इतना डीप में इसको समझने की क्या जरूरत थी, इतना डीप में समझने की जरूरत है अभी। ये आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, वहां पे भी यही डीप लर्निंग आपके काम आएगी। तो मैं आपको हर एक टॉपिक को एकदम क्लियर करके चल रहा हूँ। वैसे आप देखोगे ना नोट्स में, तो मैंने आपको नोट्स में ज्यादा कुछ लिखवाया नहीं। नोटिंग चार्जेस, लीगल चार्जेस, सिंपल एज फिनिश। तो मैं क्या चाहता हूँ, आपको मैं समझा दूं, बट आपको जो लिखने का काम है, जो आपको याद रखने का काम है बेसिकली, वो थोड़ा सा ही रहे। जब आप रिवीजन करें तो थोड़ा सा ही याद करें, रिकॉल करें। पूरा का पूरा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। बट आपको मैंने पूरा समझाया बैकग्राउंड ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस, हु विल पे नोटिंग चार्जेस, ये बात आपको याद रखनी है। तो जब डिसऑनर हो जाएगा चेक, या हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं बार बार चेक बोल रहा हूँ, ठीक है, बट आपको ये समझना है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही उसका मतलब है। तो ये जो लीगल चार्जेस है, ये पे कौन करेगा, पेड बाय ड्रॉअर। तो ड्रॉअर पे करेगा। ड्रॉअर क्यों पे करेगा, आपको मैंने बता दिया भाई, डिसऑनर है, आप पैसा रिकवर करना है। एक बार आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो गया, वो पैसे नहीं दे रहा ड्रॉई, तो ड्रॉअर ही जाएगा कोर्ट में, केस करेगा, नोटिंग चार्जेस पे करेगा। बट लेटर ऑन इट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम ड्रॉई, है ना। जब वो पैसे देगा तो नोटिंग चार्जेस भी देगा साथ में। बट अभी हम लोग ये केस ना डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी नोटिंग चार्जेस का मतलब आप क्लियर रखिए। इसके बाद डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस का, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक्स है और ये वाई है। अब ये ड्रॉर है और ये ड्रॉई ई है, तो मैंने यहाँ पे री और आर लिख दिया, ड्रॉर एंड ड्रॉई। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ड्रॉर लिख देते हैं एंड ड्रॉई लिख देते हैं। अब इसने बोला सर 3 महीने बाद आप मुझे पैसे देना, 10,000 रुपए दे देना। ये हमारे बीच में कसमे वादे पक्के वाले हो चुके हैं। अब 3 महीने बाद तक का इंतजार ड्रॉर नहीं कर सकता, बिकॉज ड्रॉर इज इन द नीड्स ऑफ द फंड। तो इसने, ड्रॉई ने जो बिल साइन करके दिया ड्रॉर को, ड्रॉर ने वो बिल क्या कर दिया, बैंक के पास जाके उसका कुछ पैसा ले लिया आज ही, और बोला बैंक से कि आप 3 महीने बाद जाके ड्रॉई से पैसा ले लेना, मेरे भी यहाँ पे, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे आज पैसा दे दो। तो ये हुआ क्या, जैसे चेक का सिस्टम होता है, आप अच्छे समझते हो चेक का सिस्टम क्या होता है, कि जैसे मान लो एक्स कोई पर्सन है, उसने एक पार्टी को, मतलब वाई पार्टी को कोई भी चेक दिया,
ठीक है, चेक का सिस्टम तो आप समझते हैं ऑलरेडी। तो मैं आपको चेक का सिस्टम के एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई पार्टी एक्स है, उस पार्टी एक्स ने किसी पार्टी वाई को एक चेक दिया। तो चेक का क्या सिस्टम होता है भाई, एक्स ने वाई के नाम पे चेक काटा, वाई ने अपने बैंक में जमा कराया और वाई के अकाउंट में पैसे आ गए। तो ये प्रोसेस इतनी ही सिंपल नहीं है, बहुत डिटेल में इस प्रोसेस को समझो। जब एक्स ने चेक काटा तो एक्स ने अपने बैंक को ऑर्डर दिया, एक्स ने अपने बैंक को ऑर्डर दिया कि ये पैसा आप वाई के बैंक को दो। तो इट इज नॉट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन पार्टीज, इट इज मोर ऑफ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बैंक्स। तो इसमें क्या होता है कि एक्स ने अपने बैंक को ऑर्डर दिया कि वाई के बैंक को ही पैसा दो, और पैसा वाई ने रिसीव नहीं किया, वाई के बैंक ने किया। अब आपको पता है इसके लिए बैंक एक चार्जेस काटता है, क्लियरिंग चार्जेस, आप सभी को पता होगा, चेक क्लियर के एक चार्जेस कटते हैं, क्लियरिंग चार्जेस। ठीक है, ऑन ह्यूज अमाउंट कटते हैं वैसे ये। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आप आ जाओ, ये एग्जांपल भी आप सब समझ पाओगे। तो बेसिकली क्या है, एक्स ने अपने बैंक को ये रिक्वेस्ट किया, यहाँ पे वो ऑर्डर नहीं दे सकता इसलिए उसने रिक्वेस्ट करा कि आप प्लीज मुझे आज पैसा दे दो, और ये पैसा आप आफ्टर द ड्यूरेशन ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉई से रिसीव कर लेना। अब बैंक का ये बिजनेस है, इट कम्स अंडर द वन ऑफ द बिजनेस दैट द बैंक डू। तो बैंक का ये बिजनेस है कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो है वो कलेक्शन करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कलेक्ट करने के लिए ही विल चार्ज समथिंग, द अमाउंट ही विल चार्ज इज नोन एज डिस्काउंटिंग चार्जेस। ओके, डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट करने के बाद बैंक उसको पेमेंट करेगा। जैसे 10,000 का बिल था तो ही विल द बैंक विल डिडक्ट, लेट्स सपोज 1,000 रुपीज एट डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस किस तरह निकाले जाते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इन अपकमिंग लेसन्स, बट अभी समझ लो 1,000 रुपए फॉर एन एग्जाम्पल काट लिए। तो ये पे कौन कर रहा है, ड्रॉअर पे करता है हमेशा, ड्रॉई से रिकवरी इसकी नहीं होती, क्योंकि ड्रॉई 3 महीने बाद 10,000 रुपए ही देगा, किसको, अब वो बैंक को देगा, क्योंकि बैंक ने पैसा प्री पोन्ड करके अपना ड्रॉर को दे दिया, इसलिए बैंक उससे 1,000 रुपए एज डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगा। तो आपको दोनों टर्म समझ में आ गई होगी होपफुली, डिस्काउंटिंग चार्जेस एंड हमारा ये क्या नाम है अपना, नोटिंग चार्जेस। तो आफ्टर लर्निंग दोस टू कॉन्सेप्ट्स आई एम गोइंग टू डिलीट दिस। ओके, अब डिलीट करने के बाद अपने चैप्टर के ऊपर आ गए हम लोग वापस से। तो हमने टर्म सारी सीख ली हैं ऑलमोस्ट, टर्म अभी सीख लो, एप्लीकेशन बाद में सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, अब ये बात याद रखना, पेड बाय ड्रॉअर मैंने इसमें लिखा है, लेकिन पेड बाय ड्रॉअर कब है ये बात याद रखना, पेड बाय ड्रॉअर ऑन द इवेंट ऑफ डिसऑनर, पेड बाय ड्रॉअर लेकिन बट बॉर्न बाय ड्रॉई, ये बात याद रखना। इसकी पेमेंट तो ड्रॉअर करता है, लेकिन इसकी जो लाइबिलिटी है वो किसके सर पे फोड़ी जाएगी, ड्रॉई के सर पे फोड़ी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर हो जानी चाहिए ये बात आपको एकदम। ठीक है, इसके पैसे ड्रॉई ही देगा, आज नहीं तो कल देगा, लेकिन देगा ड्रॉई। अभी के लिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ, बट इट इज नॉट माई लाइबिलिटी एज अ ड्रॉअर। अब हमारे सामने टर्म्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। व्हाट इज द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, वही समझना है। तो दो तरीके के बिल होते हैं बेसिकली, बिल एट साइट और बिल आफ्टर डेट। दो तरीके के बिल हमारे सामने होते हैं, बिल एट साइट और बिल आफ्टर डेट, ये दोनों तरीके के बिल हमारे पास होते हैं। तो बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, बिल एट साइट का मतलब होता है, जैसे पता चल रहा है नाम से, बिल एट साइट। तो basically by the definition if we go that it means bill at site means the instrument in which no time for payment is mentioned, पेमेंट का टाइम जिसमें मेंशन नहीं होता, बेसिकली विच इज पेबल ऑन डिमांड, विच इज पेबल ऑन डिमांड। तो बेसिकली आपको ये चीज समझनी है कि बिल एट साइट का मतलब क्या होता है, विच इज नॉट टाइम बाउंड, इट इज नॉट अ टाइम बाउंड, इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक डेट ऑफ पेमेंट। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 जनवरी को पेमेंट करना है ना, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द केस इन अ बेसिकली काइंड ऑफ बिल एट साइट, इट इज नॉट द केस, बट इट इज पेबल ऑन डिमांड। मतलब मान लो एक्स ने वाई के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया, और ये बिल ऑफ एक्सचेंज की खासियत ये है कि एक्स और वाई के बीच में जो डील हुई है उसके हिसाब से एक्स ने वाई को बोला कि जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसे मांग सकता हूँ, सो इट इज पेबल ऑन डिमांड, इट इज पेबल ऑन डिमांड। इसी तरह मैं आपको चेक के सहारे से सब चीज सिखा रहा हूँ, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज पुराना है, आपके जनरेशन के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज पुराना है। एज फार एज आई नो द प्रीवियस जनरेशन, माई प्रीवियस जनरेशन न्यू मोर अबाउट बिल ऑफ एक्सचेंज, बट टूडेज जनरेशन नो मोर अबाउट चेक्स।
तो आपको पता है जब भी एक इंसान दूसरे इंसान को चेक देता है, तो बेसिकली चेक हैज अ वैलिडिटी ऑफ 90 डेज, है ना, आपको पता है 90 दिन तक चेक वैलिड रहता है। तो मतलब अगर आपने आज डेट डाल दिया चेक के ऊपर, ठीक है, तो आज डेट डाल दी, सपोज आपने 1 जनवरी डाल दिया, 1 जनवरी 2023 डाल दिया डेट, तो ये चेक को दूसरी पार्टी अपने बैंक अकाउंट में डाल के क्लियर करा सकती है आफ्टर द एक्सपायरी, मतलब बिफोर, ऑन ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो उसके पहले अगर उसने डाल दिया तो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो क्लियर नहीं होगा, मतलब डिसऑनर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है कि चेक इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट विच इज पेबल ऑन डिमांड। अभी 90 दिन में कब डालेगा, जब भी डालेगा जब ही पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात समझना। इसमें कोई स्पेसिफाइड डेट नहीं है ना कि चेक इतनी तारीख का काट दिया तो इतनी तारीख को ही पैसा मिलेगा, नहीं। इट इज अ पेमेंट ऑन डिमांड, विच मीन्स जब आप उसको बैंक में डिपॉजिट करोगे, जब भी आपको बैंक को पैसा, मतलब बैंक को पैसा आपको देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर एक्स ने किसी को चेक दिया वाई को, तो जितनी भी तारीख को दिया उससे कोई मतलब नहीं बनता, जब वाई उसको डिपॉजिट करेगा तो एक्स के बैंक को पैसा देना पड़ेगा। इसी तरह बिल एट साइट होता है। तो बिल एट साइट का मतलब क्या होता है कि जब एक्स ने वाई के साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया, तो वाई ने बोला कि सर जब आपको इसकी ज्यादा जरूरत रहेगी तो आप जमा कर देना, आपको पैसा मिल जाएगा। तो एक्स इसको कभी भी जमा करेगा तो इट इज पेबल ऑन डिमांड, इट डज नॉट हैव अ स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन। तो यहाँ पे आ जाओ, तो मैंने क्या लिखवाया बिल एट साइड में, बिल एट साइड इज नॉट टाइम बाउंड, इट इज नॉट अ टाइम बाउंड इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद नो ग्रेस पीरियड इज अलाउड। आपको मैंने बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस के अंदर हमें एक टर्म अलाउ करते हैं किसी भी पर्सन को, जिसको बोलते हैं ग्रेस पीरियड। इट इज यूजुअली ऑफ 3 days ड्यूरेशन। 3 दिन ड्यूरेशन होता है कि जिस दिन बिल ड्यू डेट आ रही है, जिस दिन बिल की, उसके 3 दिन बाद तक आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। जैसे आपकी डेट अगर 31 अगस्त है, तो आपको जो बिल की पेमेंट करनी है एट लास्ट, वो यहाँ से 3 दिन बाद तक आप कर सकते हो, मतलब 1 2 3। नाउ द मैच्योरिटी डेट विल फॉल अपॉन 4th of September। तो ये ड्यू डेट से 3 दिन बाद होगी, ठीक है। बट अगर पेबल ऑन डिमांड है, पेबल ऑन डिमांड है, तो उस केस के अंदर ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट विल बी सेम, क्योंकि जिस दिन वो डालेगा बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट के लिए, उसी दिन उसको पेमेंट चाहिए, वो ग्रेस पीरियड अलाउ नहीं करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। बिल एट साइट के अंदर नो ग्रेस पीरियड इज अलाउड, नो ग्रेस इज अलाउड, नो 3 days सिस्टम इज अलाउड। सो हेयर ड्यू डेट इज इक्वल टू पेमेंट डेट एंड मैच्योरिटी डेट इज इक्वल टू ड्यू डेट। तो मतलब इसके अंदर मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट अलग अलग नहीं होती है। जबकि अगर मैं बिल आफ्टर डेट की बात करूं, तो बिल आफ्टर डेट मतलब एक आपने परफॉर्मा बना के दिया है, सर ये रहा मेरा परफॉर्मा, इसके अंदर मैंने यहाँ पे डेट लिखी है कि इस डेट को आपको पेमेंट करनी है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म, और इसमें भी आपको ग्रेस पीरियड देना पड़ेगा 3 दिन का। तो बिल आफ्टर डेट का मतलब ये है कि जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल आफ्टर डेट का मतलब क्या है, इट इज एक्सेप्टेड, उसके बाद उसका पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है आफ्टर एक्सेप्टेंस। अगर ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो इसका डेट स्टार्ट नहीं होगा। बट अगर ड्रॉई ने बिल एट साइड को एक्सेप्ट नहीं किया, तो क्या उसका डेट स्टार्ट नहीं होगा? आंसर इज नो। अगर ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट नहीं भी किया, तो भी इसमें कोई पीरियड का काउंटिंग होता नहीं है, इट इज पेबल ऑन डिमांड होता है। तो ये टाइम बाउंड होता है बिल आफ्टर डेट, ये बात आपको याद रखनी है। एट अ स्पेसिफिक डेट पेमेंट हैज टू बी डन, ग्रेस पीरियड इज अलाउड। तो यहाँ पे ड्यू डेट जो होगी वो मेंशन डेट होगी, जो आपने बिल में लिख के दिया होगा कि 3 महीने बाद इस तारीख को आप पैसा दोगे, तो वो मेंशन डेट इसमें रहेगा। मैच्योरिटी डेट इसके अंदर क्या होगी, मैच्योरिटी डेट इसके अंदर वो डेट होगी जो ग्रेस पीरियड के बाद आएगी। तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड जोड़ दोगे, उसके बाद आएगा। अब ड्यू डेट की कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ आपको मैं चीजें सिखा रहा हूँ नोट में, ये आपको अच्छे से सीखनी है, क्योंकि ड्यू डेट कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्वेश्चन में आपके द टर्म ऑफ बिल इज मेंशन इन नंबर ऑफ डेज, मतलब अगर आपको टर्म ऑफ बिल जो है वो नंबर ऑफ डेज में गिवन है, मतलब आपको दिया हुआ है ऐसे, अभी हम एग्जांपल भी करेंगे बट अभी छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि एक्स और वाई ने कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन किया जो कि 90 दिन का है, इट इज अ 90 days पीरियड। अच्छा, 90 दिन का मतलब क्या होता है सर, 3 मंथ। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता, 90 दिन मतलब 90 दिन। तो 90 दिन जब वो बोलेगा, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि अगर वो 90 दिन बोल रहा है, तो यू हैव टू कैलकुलेट द डेज इन अ मंथ। फिर आपको डेज इन अ मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरूरी 90 दिन का मतलब 3 महीने हो कंप्लीट। तो अगर उसने 1 सितंबर को बोला है आपको, तो आपको 1 सितंबर से फिर महीने देखना पड़ेगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे सितंबर में 30 दिन हो गए अपने, तो आपको ये कैसे देखना है, नकल वाला मेथड इसमें बहुत अच्छा होता है, आपको पता है ये नकल के ऊपर,
ठीक है, जैसे नकल आपकी कुछ इस तरह होती है, राइट, इस तरह 1 2 3 4 एंड 5, राइट, 1 2 3 4, 4 ही होता है भाई, 5 नहीं होता यार, 1 2 3 एंड 4, और एक स्पेस ऐसा होता है, ऐसा आपका हाथ होता है कुछ, राइट, और यहाँ पे आपकी उंगली होती है और यहाँ पे आपका थंब होता है। तो आपको ये बात याद रखना है, जहाँ से स्टार्ट है, विच इज द पोर्शन विच इज स्टार्टेड 1 2 3 4 और 5, ये आपको हेल्प करेगा। मैंने भी शुरुआत में ऐसे ही किया था, अभी भी मैं ऐसे ही करता हूँ यार, ड्यू डेट की कैलकुलेशन में वरना गड़बड़ हो जाती है। तो जो फर्स्ट पार्ट है, जो ये उठा हुआ पार्ट है आपका, मैं थोड़ा जूम करके सिखाता हूँ आपको। ये जो उठा हुआ पार्ट है आपका, ये आपकी हाथ है, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है बट कोई बात नहीं, ये आपका हाथ है, ठीक है। तो ये जो उठा हुआ पार्ट है पहला, यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये जनवरी है, तो जनवरी होती है 31, देन इट गोज लाइक दिस इज 30, अगेन दिस इज 31, दिस इज 30, दिस इज 31, दिस इज 30, एंड दिस इज 31, दिस इज 30, दिस इज 31, दिस इज 30। तो सर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक हम लोग आ जाते हैं इसमें। तो जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोर्शन आर देयर। तो 1 2 3 4 5 6, तो इतने ज्यादा पोर्शन नहीं रहते इसमें। मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ यार, एक तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट कोई बात नहीं। एक तो ऊपर वाला पोर्शन है, देन 2 देन 3 देन 4, अब तो और गंदी बनी है बट कोई बात नहीं। तो ये जनवरी है, तो जनवरी तो 31 की होती है, सभी को पता है। देन फरवरी 28 की होती है, ठीक है। ये आ गया अपना मार्च, मार्च 31 का होता है। देन ये आ गया अपना अप्रैल जो 30 का होता है। देन ये आ गया अपना मई, मई अपना 31 का होता है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई ऊपर आ गया, फिर इसके बाद जून और फिर जुलाई। तो ये जून हो गया अपना 30 का, और ये अपना जुलाई हो गया 31 का। सर इसके अंदर तो कितने मंथ आए, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स आर देयर। तो अभी 5 महीने और बचे। तो आपको इसके बाद याद रखना है कि आप फिर से काउंटिंग स्टार्ट करोगे तो यहीं से स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा अगस्त, अगस्त 31 का होता है। देन सितंबर 30, देन फिर 31, ऐसे चलेगा। तो आपको नकल वाला जो मेथड मैं आपको शायद समझा पाया, इस तरह से आप करोगे। आई होप को आपको ये बात जो मेरी समझ में आ पाई है, नकल वाला मेथड, ठीक है। नकल मतलब चीटिंग नहीं, वैसे वाला मेथड। तो आपको ये बात याद रखनी है, सिंपल है यार, पहला 31 का होता है, फिर 30, मतलब ये तो 28 का होता है ना। तो आप ऐसे याद रखो, पहला 31, फिर 28, फिर 30, फिर 31, फिर 30। ये कब तक करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 तक जाना है, वैसे ऐसे करके 31 30 30 31, ठीक है। तो पहला जनवरी 31 का, फिर फरवरी 28 का, फिर मार्च 31 का, मार्च 31 का, फिर 30 का अप्रैल, फिर मई 31 का, फिर जून 30 का, फिर जुलाई 31 का, ठीक है। अब इसके बाद जब अगस्त आएगा, देन यू हैव टू रिपीट फ्रॉम 31। तो बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये दोबारा से स्टार्ट होगा, तो 31 से होगा। तो आपको ये बात समझ में आई, जुलाई एंड अगस्त आर 2 मंथ्स डेट आर फॉर 31 डेज, ठीक है। इसके बाद फिर 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, फिर नवंबर 30, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर, देन दिसंबर अपना हो जाएगा 31 का। एंड दिसंबर के बाद जनवरी स्टिल, जनवरी एंड दिसंबर आर ऑल्सो फॉर 31। तो 4 महीने ऐसे हैं जो 31 डेज के होते हैं ईयर में, जनवरी दिसंबर जुलाई अगस्त, ये 4 महीने जो होते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये जो 4 महीने होते हैं ना, देखो मैं कितना डिटेल में समझा रहा हूँ आपको यार, मैं मंथ मंथ भी समझा रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा आप क्या कौन सिखा सकता है। देखो, जनवरी और दिसंबर 31 डेज के होते हैं, देन जुलाई और अगस्त 31 डेज के होते हैं, बाकी सब के सब, बाकी सब का सब 30 दिन का होता है। बस एक फरवरी को छोड़ के ये बात याद रखना, फरवरी का 28 होता है। और एक और कॉन्सेप्ट होता है लीप ईयर, ये आपको शायद पता होगा शायद नहीं पता होगा। लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार आता है। ये सिर्फ उन सालों में आता है जिसके अंदर जो लास्ट डिजिट होती है वो 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 2016 है तो 16 4 से डिवाइड होता है, तो ये एक लीप ईयर है। क्या 2023 एक लीप ईयर है? नहीं, 23 डिवाइड नहीं होता 4 से। क्या 22 एक लीप ईयर था? तो 22 को डिवाइड करोगे 4 से तो नहीं होगा, पॉइंट में नहीं है। तो आप 21 लीप ईयर था? नहीं। क्या 24 लीप ईयर होगा? आंसर इज यस, 2024 लीप ईयर होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। लीप ईयर में क्या होता है, फरवरी 29 दिन की होती है, 28 की नहीं होती।
अब बस ये मत पूछना यार क्यों, वरना मैं तो पहली क्लास में पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं डेज सिखा रहा हूँ आपको। बस ये कैलकुलेशन मैंने सिखाया। तो हमारा मेन मुद्दा ये है कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको डेज ऑफ द बिल, मतलब टर्म ऑफ द बिल डेज में दिया हुआ है, टर्म ऑफ द बिल किस में दिया है, डेज में दिया है, उसके अंदर आपको जो कंप्यूटेशन करनी है वो डेज में ही करनी है। क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? नोट नंबर 1 क्लियर हुआ कि जिस क्वेश्चन के अंदर टर्म ऑफ द बिल डेज में है, उस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेशन भी डेज में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ डेज में है अगर, देन आपको एक बात रखनी है याद, कैलकुलेट ड्यू डेट एंड मैच्योरिटी डेट इन नंबर ऑफ डेज ओनली। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज मतलब आप हर महीने में दिन निकालोगे उसके बाद देखोगे। तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, उसको कंप्लीट नहीं किया। एक एग्जांपल लिया था मैंने, अगर मान लो मैंने कोई बिल साइन किया है 1 सितंबर को, तो अब इससे मुझे 3 महीने गिनने हैं। तो आपको पता है सितंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। तो अगर मैंने 90 दिन का लिया है तो मैं ऐसा करूंगा, सितंबर गया 30 दिन, उसके बाद आ गया सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर हो गया 31 दिन। ठीक है, तो अभी मेरे सामने 61 दिन माइनस हो गए हैं। 61 दिन माइनस होने के बाद मेरे पास कितने दिन बचे? ये क्रिटिकल हो सकता है ड्यू डेट का कैलकुलेशन, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्रिटिकल होगा। फिर 29 दिन बचे हैं सिर्फ। तो ये 29 दिन, ये कब हो गया बताओ? अभी सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर के 29 दिन सिर्फ। नवंबर को 29 दिन, 29 दिन मतलब 29 तारीख। तो मतलब इसके बाद आप 3 दिन और जोड़ोगे, तो मतलब 1 नवंबर हो जाएगा, 30 नवंबर तक हो जाएगा। तो 1 2 3 डेज, वन फर्स्ट डे पे क्या होगा, 30 नवंबर होगा। नवंबर के बाद क्या था, दिसंबर, तो मतलब 2 दिसंबर, फिर 3 दिसंबर। तो आपकी जो डेट है वो 3 दिसंबर आएगी। 3 दिसंबर आएगी अगर आपका जो बिल है जो आपका, वो कौन सा बिल हो, देखो, बिल है अगर आपका बिल आफ्टर डेट, अगर बिल आफ्टर डेट है तो आपकी ड्यू डेट आएगी 3 दिसंबर। अगर बिल एट साइट है तो वो डेट आएगी आपकी 29 नवंबर, अगर ये डेज का सिस्टम है तो समझ में आया आपको? डेज के सिस्टम में आपको ये काउंट करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डेज। कुछ और जरूरी बातें हैं वो भी सीख लो, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही आज। इसके बाद देखो कुछ और जरूरी बातें। डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल इज नॉट इंक्लूडेड, ये बात याद रखना। जिस दिन बिल साइन होता है उस दिन की डेट आपको कंसीडर नहीं करनी है व्हेन यू आर कंसिडरिंग नंबर ऑफ डेज। तो जैसे 1 सितंबर को बिल लिखा गया, तो 1 सितंबर को आप कंसिडर नहीं करोगे। सर पिछले एग्जाम्पल में तो कर लिया। अरे भाई जब मैं यह बात बताऊंगा जब भी तो आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो वो गलती आपको नहीं करनी। जिस दिन बिल साइन होगा उस दिन को कंसिडर नहीं करना। पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट, डेट ऑफ पेमेंट इज इंक्लूडेड इन डिटरमाइनिंग द डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो जिस दिन उसने पैसा दिया वो डेट आप लोगे, लेकिन लिखने वाली डेट नहीं लोगे। जैसे मान लो 1 सितंबर को लिखा गया, उसने पेमेंट कर दी मान लो 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को गिनोगे, 1 सितंबर को नहीं गिनोगे। इसके बाद डेट ऑफ द बिल शैल बी प्रोसीडिंग डे, कब? जब पब्लिक हॉलीडे अगर पड़ जाए। जैसे मान लो अभी 15 अगस्त गया है या 26 जनवरी गया है, तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो पब्लिक हॉलीडे विच इज ऑलरेडी नोन टू यू, तो मान लो 15 अगस्त किसी की डेट पड़ रही है पेमेंट की, तो 15 अगस्त से पहले वाली डेट को कंसिडर करेंगे पब्लिक हॉलीडे के केस में। ये बात याद रखना। सर ग्रेस पीरियड उसमें 3 दिन नहीं देंगे, नहीं, उसमें 2 ही दिन का ग्रेस पीरियड दोगे फिर। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है तो उस केस के अंदर आपको प्रीसीडिंग डे, मतलब उसके पहले वाले डे वाले दिन ही पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है विच इज नोन टू यू, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ये सब चीजें। अगर मैच्योरिटी डेट कोई इमरजेंसी हॉलीडे के ऊपर है, जैसे मान लो हमें कंट्री के अंदर कोई लॉस हो जाता है, नेशन वाइड लॉस हो जाता है, उसकी शांति के लिए हमने कोई हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, लड़ाई झगड़ों में कोई हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, तो उस केस के अंदर अगले दिन की ड्यू डेट मानी जाती है। लेकिन पब्लिक हॉलीडे जो आपको पहले से पता है उसमें 1 दिन पहले, जो आपको नहीं पता उसमें 1 दिन बाद। ठीक है, नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, जैसे कि आप समझ लो ये बात, अगर अगले दिन संडे पड़ गया तो पेमेंट की जो ड्यू डेट होगी वो संडे नहीं होगी, वो मंडे हो जाएगी। ये बात याद रखना। ठीक है, लेकिन इतना संडे मंडे का हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ डेट लिख देंगे, इसमें हमने इतना डीप जाना नहीं है। वरना तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किस मंथ के किस डेट में कौन सा आपका डे पड़ेगा, ये सब नहीं देखना। ये बात यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा कि पब्लिक हॉलीडे होगा तो 1 दिन पहले, इमरजेंसी होगी तो 1 दिन बाद, नहीं, अपने मन से नहीं बोला, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बताया गया है। इसके बाद व्हेन पीरियड स्टेटेड इन मंथ, अगर आपका डेज में होगा या तो मंथ में होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज या तो 3 महीने के लिए होगा या तो 90 डेज के लिए होगा।
तो डेज की कैलकुलेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर मंथली कैलकुलेशन है तो आपको नंबर ऑफ डेज कंसिडर नहीं करने हैं, फिर आपको मंथ चेंज का इंतजार करना है। जैसे अगर मैंने आपको बोला कि भाई सितंबर 1 सितंबर को मैंने बिल साइन कर लिया और मैंने बोला 3 महीने, तो 3 महीने मतलब 3 महीने का मतलब 3 महीने, तो ये जाएगा 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर, फिर 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर। ठीक है, तो मतलब ये 1 महीना हुआ पूरा, 1 मंथ, या 2 मंथ। और 3 मंथ कब होंगे, 1 नवंबर से लेके तुम्हारा 1 दिसंबर तक। तो 1 दिसंबर को खत्म होगा 3 महीने। ठीक है, तो आपकी ड्यू डेट अगेन इसमें भी 4 दिसंबर आएगी, बट ये कोइंसिडेंस है। अगर आप फरवरी के केस में देखोगे तो मंथली वाइज कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान रखना। ये नोट जो मैं बता रहा हूँ इनका ध्यान रखना, कि अगर मंथ में क्वेश्चन मंथ में दिया हुआ है तो फिर आपको मंथ कंसीडर करने हैं, डेज कंसीडर नहीं करने। ठीक है, इग्नोरिंग द नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, फिर आपको नहीं देखना किसमें 30 दिन है किसमें 31 दिन है, नहीं ये सब नहीं देखना। अब एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5, 5 एग्जाम्पल अपने पास है, पांचों के पांचों सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, लेट्स सी आर एग्जांपल्स फॉर टुडे। हम जितने एग्जांपल कर पाएंगे आज करेंगे, वरना बाकी के एग्जांपल हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस जरूर करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 समझो। बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 25,000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी 1 अप्रैल 2013 फॉर 3 मंथ। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, कितने के लिए दिया, 3 महीने के लिए दिया है, तो 3 महीने का मतलब आपको पीरियड किस में कैलकुलेट करना है, मंथ में। बी एक्सेप्टेड द बिल ऑन 10th अप्रैल, फाइंड द ड्यू डेट एंड ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी इफ बिल आफ्टर साइट है। दोनों में ही बिल आफ्टर साइट लिखा हुआ है, लेकिन बिल आफ्टर साइट दोनों में नहीं आएगा। इसके अंदर हमारे दो केस हैं, बिल आफ्टर डेट और बिल एट साइट। तो दोनों में, एक में आफ्टर डेट है एक में आफ्टर साइट है, सॉरी मैंने ही गलत पढ़ लिया। तो आफ्टर साइट को आप इसको भी बोल सकते हो। ठीक है, ये बिल एट साइट बोल दो इसको, ये आफ्टर नहीं आएगा, बिल एट साइट। आफ्टर डेट और एट साइट, आफ्टर डेट और एट साइट बताना है। केस नंबर 1 में आ जाओ, 3 महीने का है, 10 कब को हुआ है आपका, 10th अप्रैल को। तो आपको मैंने बताया क्या था, कि जो बिल आफ्टर डेट है उसके अंदर एक्सेप्टेंस दिन जोड़े जाएंगे, लेकिन बिल एट साइड के अंदर एक्सेप्टेंसी डेज नहीं जोड़े जाते। तो जिस दिन बिल लिखा जाता है उसी दिन से बिल का जो टर्म है वो जोड़ा जाता है साइट में। ठीक है, लेकिन आफ्टर डेट के अंदर आपके एक्सेप्टेंस से जोड़े जाते हैं दिन। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं ये बात लिख भी देता हूँ यहाँ पे, कि ये जो बिल आफ्टर डेट है जिसमें टाइम बाउंड होता है, तो ये होगा एक्सेप्टेंस के बाद से। तो डेज इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पूरा पीरियड ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। टर्म ऑफ बिल शैल बी कैलकुलेटेड, शैल बी कैलकुलेटेड, इसमें कब होगा, आफ्टर द, इसके अंदर ये जो आफ्टर डेट होता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्राइंग डेट ऑफ बिल। जिस दिन बिल आपका ड्रॉ हुआ उस दिन से आपके यहाँ पे जो है वो टाइम कंप्लीट होना, कैलकुलेट करना आप शुरू करोगे, ये बात याद रखना। तो मैंने आपको नोट में लिखवा दी दोनों चीजें, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कि बिल आफ्टर डेट के अंदर जो टाइम है, जो टर्म है बिल का, वो कमेंस कब से होता है, ड्राइंग ऑफ द बिल की डेट से। तो बिल आफ्टर डेट के अंदर आपका ये सिनेरियो है। और ये जो पेबल ऑन डिमांड है इसके अंदर क्या होगा, टर्म ऑफ बिल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, कमेंसेस फ्रॉम एक्सेप्टेंस डेट। ये बात आपको याद रखना है, ये डिफरेंस है इनका टर्म ऑफ बिल में। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म ऑफ बिल यहाँ पे भी शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये आप समझ लेना नोट्स में जब आप रिवीजन करोगे। टर्म ऑफ बिल कब से कमेंस होगा मेरे भाई, टर्म ऑफ बिल कमेंस होगा फ्रॉम द ड्राइंग डेट, जिस दिन बिल लिखा गया है उसी दिन से कमेंस हो जाएगा। तो अभी इसी प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसको सॉल्व करने की चेष्टा करते हैं। ओके, चलो चेष्टा करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 1 है जो, ये 1 अप्रैल को लिखा गया लेकिन उसने एक्सेप्ट 10 तारीख को किया,
तो अभी हम लोग सबसे पहला केस करेंगे। फर्स्ट केस क्या करेंगे, देखो फर्स्ट केस हम लोग कर लेते हैं आफ्टर डेट का, या चलो फर्स्ट डेट हम लोग कर लेते हैं एट साइड का, बिल एट साइट का। तो यू नो बिल एट साइट में क्या होता है, बिल एट साइट में होता है जब एक्सेप्टेंस हो गया उसके बाद से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मंथली है तो हमें नंबर ऑफ डेज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 महीने है। तो बिल एट साइड का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फॉर 3 मंथ है ऑब्वियसली। तो 3 मंथ्स कैसे होगा, फॉर 3 मंथ तो मतलब 10th अप्रैल से लेके हमारा पहला महीना होगा 10th अप्रैल मई को, फिर 10th मई से लेके हमारा दूसरा महीना होगा 10th जून को, फिर 10th जून से लेके हमारा महीना जो होगा वो होगा 10th जुलाई को। क्या समझ में आया, यहाँ पे हमने 10 अप्रैल क्यों लिया, क्योंकि बिल एट साइड के अंदर हमें, या फिर मैं बोल दूं यहाँ पे एट साइड के ऊपर हमारा जो एक्सेप्टेंस का डेट होता है उस दिन से हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 महीने। तो हमने यहाँ पे 3 महीने कैलकुलेट कर लिया। अभी आया 3 महीने जो आया हमारा, यहाँ पे आया 10 जुलाई। 10 जुलाई को कोई नेशनल हॉलीडे नहीं है, इमरजेंसी हॉलीडे के बारे में कोई क्वेश्चन में जानकारी दी हुई नहीं है। तो क्योंकि क्वेश्चन में कोई जानकारी दी हुई नहीं है, इसलिए हम लोग ड्यू डेट निकालनी है और मैच्योरिटी डेट निकालनी है। अब आपको पता है बिल एट साइड के अंदर, बिल एट साइड के अंदर आपको क्या मैंने बताया कि इसके अंदर ग्रेस पीरियड अलाउड नहीं होता। तो इसलिए इसमें ड्यू डेट जो आएगी, ड्यू डेट वो आएगी 10 जुलाई, 10th जुलाई। और जो मैच्योरिटी डेट आएगी वो भी क्या आएगी, 10 जुलाई आएगी इसके अंदर। ठीक है। सेकंड, आफ्टर डेट। अच्छा, एट साइड में मैंने आपको बताया, दोबारा से देख लो एक बार चाहे तो, मैंने एट साइड में क्या सिखाया कि टाइम बाउंड नहीं होता और इसके अंदर ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट एक जैसी होती है। बिल आफ्टर डेट के अंदर टाइम बाउंड होता है। ठीक है, तो बिल आफ्टर डेट के अंदर हम लोग लेकिन ड्राइंग डेट से काउंट करेंगे। लेकिन सर अगर टाइम बाउंड होता नहीं है तो ये 3 महीने क्यों निकाले, देखो ये 3 मंथ क्यों निकाले। अभी आपने समझाया कि टाइम बाउंड नहीं होता, तो ये 3 महीने निकालने का समय, ये तो टाइम बाउंड हो गया ना। ये मैं समझा देता हूँ आपको, एक बार समझ लो पहले। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बताया कि पेएबल ऑन डिमांड है, तो पेएबल ऑन डिमांड है तो वही ड्यू डेट है, जिस दिन आप पैसे मांगोगे वही ड्यू डेट है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो 3 महीने बाद ही पैसे मांग रहा है, तो 3 महीने बाद ही पेमेंट डिमांड की गई है, तो वही ड्यू डेट मानी जाएगी ना। तो इसलिए 3 महीने कैलकुलेट करे हैं हमने, क्योंकि पेमेंट की डेट इसके अंदर एक्स्ट्रा नहीं बताई हुई कि बीच में 3 महीने से पहले कुछ माना है। तो आपको क्या समझना है कि पेमेंट डेट अगर कुछ नहीं बताया तो पेमेंट डिमांड की डेट जो होगी वो 3 महीने होगी या 3 महीने से कम की होगी। सिंपल बात ये है। तो अगर कुछ नहीं बताया तो 3 महीने मानेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया तो 3 महीने मानेंगे। अब आफ्टर डेट कैसे निकालोगे, आफ्टर डेट निकालने का मैंने आपको बताया, जिस दिन से बिल लिखा गया है उस दिन से डेट काउंट होगी। और इसमें 3 महीने बोला गया है, तो आपका 1 अप्रैल से 1 मई, फिर 1 मई से 1 जून, फिर 1 जून से 1 जुलाई। ठीक है, अब इसमें ग्रेस भी देंगे। तो ये हो गया हमारा ड्यू डेट इसके अंदर। ड्यू डेट तो बिना ग्रेस के दिखाई जाती है, तो अपना ड्यू डेट हो गया 1 जुलाई को पैसे देने पड़ेंगे इसको। लेकिन जो इसकी मैच्योरिटी डेट है, एक सेकेंड, ये कहाँ आ गए हम, ओके। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ड्यू डेट लिख दी, मैच्योरिटी डेट दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ। इधर आ जाओ, ये मैं क्वेश्चन ना 1 को वहीं कंप्लीट कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। तो ड्यू डेट 1 जुलाई है, मैच्योरिटी डेट आप सभी को पता है, मैच्योरिटी डेट 1 जुलाई प्लस 3 डेज, जो कि ग्रेस के नाम के होते हैं। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मतलब इसमें आ गई मैच्योरिटी डेट 4th जुलाई। डेट से ना थोड़ा खेलना आना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स पढ़ रहे हो यार, अकाउंट्स में डेट का बहुत पंगा रहता है बहुत बच्चों को, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ हर चीज़। ठीक है,
तो ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट दोनों सीख ली इसके अंदर, आफ्टर डेट में और राइट साइड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब ये देखो, ये आफ्टर आफ्टर लिखा है ना, यहाँ ऐड कर लेना यार, ये ऐड कर लो आप, ऐड साइड मैं सब में करा देता हूँ सही इसको। ये आफ्टर साइड लिखा है, आफ्टर डेट आफ्टर साइड, इसको आफ्टर साइड भी बोलते हैं वैसे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपको करा नहीं रहा वो। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं ना वो नाम। अगर मैं आफ्टर डेट बोलूँ इसको, रुको मैं इसको ये लिखवा देता हूँ यहाँ पे, फिर मुझे बार बार ना करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी। आफ्टर डेट तो आफ्टर डेट है, इसको एट साइड या आफ्टर साइड भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों बोलते हैं लोग, मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर साइड भी बोलते हैं, तो अब क्वेश्चन क्लियर करने की जरूरत नहीं रहेगी मेरे को। एट और आफ्टर दोनों ही एक ही जैसी बात है, अलग अलग नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज 50,000 रुपये का है, ए बाय बी 1 जून को लिखा गया है, 3 महीने का है, बी ने एक्सेप्ट किया है, 10 जून की डेट है, ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी निकालनी है। ठीक है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं फटाफट, इसमें जून की बात करी गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन नंबर 2। तो सबसे पहला हम लोग जो करते हैं वो क्या करूँ मैं, बताओ। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ आफ्टर साइट। और मैंने आपको क्या बताया कि आफ्टर साइड जो होता है, आफ्टर साइड या एट साइड, उसके अंदर हम लोग एक्सेप्टेंस की डेट से कैलकुलेट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस उसमें कब आई, 10 जून को आई है, 10 जून, तो इसमें 10 जून से कैलकुलेशन करेंगे, ग्रेस पीरियड कुछ नहीं देंगे। तो इसमें 10 जून से लेके आपका 10 जुलाई तक एक महीना, 10 जुलाई से लेके 10 अगस्त दूसरा महीना, 10 अगस्त से लेके 10 सितंबर तीसरा महीना। तो इसके अंदर ड्यू डेट 10 सितंबर, मैच्योरिटी डेट 10 सितंबर। इसके बाद आफ्टर डेट, आफ्टर डेट के अंदर 10 जुलाई 10 जून है, तो 10 जून को कंसिडर ना करते हुए हम लोग डेट ऑफ ड्राइंग ऑफ बिल से कंसिडर करना शुरू करेंगे। 1 जून से लेके 1 जुलाई, फर्स्ट मंथ, देन 2 जून से लेके ऐसा करेंगे क्या, नहीं, 1 जुलाई से लेके 1 अगस्त सेकेंड मंथ, 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर थर्ड मंथ। इसके अंदर 3 डेज जोड़ेंगे, 3 डेज जोड़ देंगे, तो 3 डेज सितंबर में जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 सितंबर। तो 4 सितंबर आ गया, ग्रेस पीरियड के नाम से जोड़ दिया। तो इसमें ड्यू डेट आपकी आ गई 1 सितंबर, और मैच्योरिटी डेट आपकी आ गई 4 सितंबर। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल। अब थर्ड एग्जाम्पल आप होमवर्क कर लेना, क्योंकि बिल्कुल ठीक है ये, 3 मंथ के लिए निकाला गया 10 फरवरी। ठीक है, अब इसको होमवर्क करो, मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा इसको आपके साथ। इसके बाद ये भी 3 महीने का है, इसको भी होमवर्क करो, और पांचवा एग्जाम्पल भी 3 महीने का है, इसको भी होमवर्क करो। मैंने आपको 2 करा दिए, 3 घर के लिए दे दिए। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको 6 करा रहा हूँ अपनी तरफ से, 6 करा रहा हूँ अपनी तरफ से। उस छठे एग्जाम्पल में हम लोग मान लो, एग्जाम्पल नंबर 2 करा दी ना, छठा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6। ए ड्रॉन बिल ऑफ एक्सचेंज on B on, for example, let's suppose it 1st September for 120 days. B accepted bill on 10th September. Find due date and maturity date if bill of exchange is after date and after side। आफ्टर डेट और आफ्टर साइड दोनों बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 6 में क्या करेंगे देखो,
सिंपल सी बात है यार, अब डेज में है। इफ यू आर फॉलोइंग द डेज प्रोसीजर देन यू हैव टू फाइंड द आंसर इन डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। तो आफ्टर साइट में हम लोग कब से कैलकुलेट करेंगे? आफ्टर द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो आफ्टर साइट, आफ्टर साइट, तो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से आप कंप्यूट करना शुरू करोगे। सबसे पहले जो महीने हैं आपके, उसका आप नंबर ऑफ डेज लिख लो, कितने कितने होते हैं। तो आपका मंथ कौन सा? सितंबर। सितंबर में कितने महीने होते हैं? ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही करोगे। तो जनवरी फरवरी मार्च, मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही कर रहा हूँ, तुम भी ऐसे ही कैलकुलेट करो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर 30 का होता है, राइट? तो 30 दिन का सितंबर होता है, 30 डेज। फिर अक्टूबर, अक्टूबर 31 का हो गया। सितंबर अक्टूबर, अच्छा 120 दिन में कितने महीने होते हैं? 4 महीने होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। सितंबर हो गया अपना 30 दिन, अक्टूबर हो गया अपना 31 दिन। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये तो 30 और 31। ठीक है, ये हमने लिख लिया पूरा। अभी शुरू शुरू में लिख रहे हैं, जब क्वेश्चन करते रहेंगे तो यार लिखेंगे भी नहीं। आफ्टर साइट में हम लोग, ये बात याद रखनी है आपको, एक्सेप्टेंस की डेज से लिखना है, ठीक है? एक्सेप्टेंस की डेज से काउंट करना है। तो आफ्टर साइट में आ जाओ। देखो आफ्टर साइट में यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 10 सितंबर को एक्सेप्ट किया है। तो 120 दिन है। तो 120 दिन मतलब सितंबर में अभी कितने महीने बचे हैं? महीने बोल रहा हूँ, डेज। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग और मंथ। ठीक है, तो सितंबर में कितने बचे हैं रिमेनिंग? सितंबर में 10 तारीख को तो उसने एक्सेप्ट किया है, और 30 दिन होते हैं, तो 20 दिन बचे हैं। लेकिन सर आपने एक चीज और सिखाई थी हमें, मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, ये वाली बात, कि डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल इज नॉट इंक्लूडेड जब नंबर ऑफ डेज में होगा। तो जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन को आप कंसिडर नहीं करोगे। तो अगर आपने जिस दिन बिल लिखा है उस दिन को कंसिडर नहीं किया, पहली बात तो हम लोग एक्सेप्टेंस से कर रहे हैं, तो इसमें वो चीज़ कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। जब आफ्टर डेट करेंगे तो कंसिडर करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 20 दिन बचे सितंबर में। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें भी कंसिडर करेंगे, सॉरी माय बैड, इसमें भी कंसिडर करेंगे उस डेट को जिस दिन बिल लिखा गया है। इसमें भी छोड़ेंगे नहीं। तो जिस दिन बिल लिखा गया है मतलब आपको 1 सितंबर जिस दिन बिल लिखा गया है उसको छोड़ना है। उसके बाद कितने दिन बचे हैं? तो आपके 29 दिन ही थे, मतलब इस मंथ में 29 दिन थे, राइट? तो 29 दिन बचे, क्योंकि अब आपका 30 मंथ का 30 डेज का मंथ था, उसमें से एक दिन तो आप हटाओगे ड्राइंग का। इसलिए इसको आप हटाओगे जब भी डेज की कैलकुलेशन करोगे, जब चाहे वो आफ्टर साइट हो और वो चाहे आफ्टर डेट हो, तो उसको हटा दिया आपने, तो आपका बचा 29। 29 में से आपको अभी 10 भी घटाना है, क्योंकि आपको 10 से कैलकुलेट करना है। तो 19 दिन बचे सितंबर में। इसके बाद सितंबर, अक्टूबर में आ जाओ। अक्टूबर में कितने दिन है आपके पास? 30 दिन है पूरे। फिर आप आ जाओ यहाँ पे अक्टूबर के बाद नवंबर में और दिसंबर में। फिर आप आ गए नवंबर में। नवंबर में आपके पास 31 दिन है, सॉरी 30 दिन है। और दिसंबर में आपके पास 31 दिन है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 19 + 30 + 31। तो ये 110 दिन हो गए अभी तक। तो आप जनवरी में भी आ जाओगे अब। जनवरी में आपके पास कितने दिन आपको कंसिडर करने हैं? 10 दिन, क्योंकि आपका 120 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था ना पूरा। तो जनवरी के 10 डेज आपको कंसिडर करने हैं, तो 120 डेज यहाँ पे हो गए। अब इसके अंदर 3 डेज आप जोड़ोगे ग्रेस के। लेकिन ग्रेस के डेज हम किस में जोड़ते हैं? सर इसमें तो जोड़ते ही नहीं, क्योंकि ये तो आफ्टर साइट है, हम लोग आफ्टर साइट ही तो कर रहे हैं, तो इसमें ग्रेस के दिन नहीं जुड़ेंगे। तो ग्रेस 3 दिन मैं लिख के काट रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसमें ग्रेस नहीं जुड़ेगा। तो 120 दिन ही आपका टोटल रहने वाला है, मतलब 10th ऑफ जनवरी। तो इसमें आपकी जो ड्यू डेट रहेगी वो रहेगी 10th Jan। और जो मैच्योरिटी डेट रहेगी वो भी रहेगी 10th January। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हो गया। अब आफ्टर साइट के बाद आपके पास आ जाता है आफ्टर डेट। देखो इस चैप्टर के अंदर दो ही चीजें हैं, एक तो एक लेक्चर अगर आप डेट का समझ लोगे ना तो डेट का भी रहेगा, हो जाएगा आपको क्लियर। और आपकी कैलकुलेशन जो जनरल एंट्री वाली है वो तो मैं अलग से कराऊंगा, तो एक दिन डेट का देख लो,
फिर अगली क्लास से हम लोग कैलकुलेशन तो शुरू करेंगे प्रैक्टिकल वाली। तो आफ्टर डेट के अंदर हम लोग बिल के ड्राइंग डेट से कैलकुलेशन शुरू करते हैं अपनी, एक्सेप्टेंस का इंतजार नहीं करते। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही लिख लोगे, ये परफॉर्मा नहीं है कोई, बस मैं आपको बस करा रहा हूँ, बेसिक सी चीज़ है। कैलकुलेटर पे करोगे तो आप रिमेनिंग और मंथ, मंथ और रिमेनिंग आगे पीछे भी कर सकते हो। तो ऐसी जैसे यहाँ पे निकाला है ऐसे ही निकालेंगे। बट अभी हमारे पास जब 10 तारीख हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे, तो सितंबर में 29 दिन बचेंगे, ये बात याद रखना। तो सितंबर में अभी हम लोग 29 दिन कंसिडर करेंगे, क्योंकि 1 तारीख को बिल लिखा गया है, 30 दिन का सितंबर होता है। तो हम लोग 1 तारीख को तो कंसिडर नहीं करेंगे, उसके अगले दिन से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। तो 29 दिन यहाँ आ गए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो यहाँ पे हो गया आपका अक्टूबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन हो गए ना, 30 दिन नवंबर के, 31 दिन दिसंबर के। तो ये टोटल कितना हो गया, 29, 31 प्लस 30 प्लस 31, 121 दिन हो गए। तो आपको दिसंबर के 30 ही दिन कैलकुलेट करने हैं बस। 120 डेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो 29, 29 प्लस 31, तो आपके 60 दिन यहाँ हो गए, ये दोनों मिला के 60 हो गए, और ये दोनों मिला के 60 हो गए, तो आपके हो गए 120 दिन पूरे। तो यहाँ पे आप ऐड करोगे +3 डेज। तो अब आप यहाँ पे +3 डेज ऐड करोगे, तो उसके बाद हम लोग निकालें अगर ड्यू डेट, तो ड्यू डेट 3 दिन बाद की आएगी, मतलब 30 दिसंबर के 3 दिन बाद, मतलब 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को आपको दे रहे हैं दिन। तो आपका आंसर जो आएगा वो 3 जनवरी आएगा। क्लियर है? 3 जनवरी आपकी ड्यू डेट है। सॉरी, ड्यू डेट तो आपकी 30 दिसंबर ही है। आपकी मैच्योरिटी डेट जो होगी वो 30 दिसंबर +3 डेज होगी, 30 दिसंबर +3 डेज। 31 का महीना होता है दिसंबर, तो 31, 1, 2, तो ये हो गया हमारा 3 जन। भाई 3 दिन कब हुए, 31, 1 और 2, ये 3 दिन हो गए। 3 तारीख ऑफ जनवरी को हमारी जो होगी वो मैच्योरिटी डेट होगी। अब ऊपर के सिनेरियो में आपको पता चला कि 10 जनवरी थी, यहाँ पे आपकी 3 जनवरी ही है। ठीक है, क्या क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? हाँ सर क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। बाकी एग्जाम्पल तो आप घर से ही कर लोगे, अगली क्लास में मैं सोल्यूशन बता दूंगा, ऐसा कुछ उसमें है नहीं जो मुझे लिख के कराना पड़े। ठीक है, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको टर्म ऑफ बिल कैलकुलेशन सिखा दिया। अब हम लोग अगली क्लास में क्या करने वाले हैं ये भी देख लो। अगली क्लास जो हम लोग शुरू करेंगे ना वो यहाँ से करेंगे, ये बस ये लास्ट की पेज था अपने पास। इसके बाद अपने पास ये है न्यू टॉपिक, बिल ऑनर्ड हो गया तो क्या एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री। तो ये बेसिकली जनरल एंट्रीज का पार्ट शुरू हो जाएगा। फिर आपका अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर एंड ड्रॉइंग। डिसऑनर हो गया तो क्या हुआ, मिसलेनियस टॉपिक हुए जैसे रिन्यूअल, रिटायरमेंट, रिबेट और इंसॉल्वेंसी हुई, तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में शुरू करा दूंगा। आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अब। ठीक है, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और ये सेशंस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसकी रिकमेंडेशन दीजिए, रिकमेंड कीजिए अपने जूनियर्स को, ताकि वो लेक्चर्स ले और कुछ नई चीज़ें सीखे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।